Hello students, so let's start this lesson called Indigo. It is written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made his career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. सो एक्सर्प्ट क्या होता है? एक्सर्प्ट होता है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक बुक लिखी थी लुई फिशर ने जिस बुक का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसमें से कुछ पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया और उसको ये लेसन बना दिया इंडिगो. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो इस बुक को गांधी जी के बारे में लिखे हुए बेस्ट बुक माना जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. तो बेसिकली लुई फिशर जो है वो गांधी जी से बात कर रहे हैं और गांधी जी ने उनको बोला गांधी जी को उन्होंने विज़िट किया 1942 में. तो उन्होंने पूछा कि आपने कब डिसाइड किया था कि आपको ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना है. एज़ यू ऑल नो, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे. तो गांधी जी सेज कि उन्होंने फर्स्ट डिसाइड किया था 1917 में कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालेंगे. ही हैड गॉन टू द December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने 1916 में एक नेशनल कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए वो लखनऊ गए थे. तो अब लखनऊ में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही थी तो बहुत सारे लोग आए थे. लगभग 2,301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे. तो गांधी जी के पास एक पेजेंट आया. हु इज़ अ पेजेंट? पेजेंट एक स्मॉल फार्मर होता है जो किराए की ज़मीन पे, रेंटेड लैंड पे लेबर करके प्रोड्यूस करता है. उसके पास अपनी भी ज़मीन नहीं होती. सो अ पेजेंट इज़ अ वेरी पुअर फार्मर. तो ही वॉज़ वेरी पुअर और बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो गरीब था, बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन था. तो उनका नाम क्या था? रिमेंबर दिस, राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार, ही सेड कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं चंपारण से हूँ, बिहार से, और आप मेरी डिस्ट्रिक्ट पे आइए. गांधी जी ने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना था. तो वो नेपाल जो अभी कंट्री है, पहले किंगडम था, तो उसके फुट हिल्स पे बसा हुआ था. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. तो चंपारण के पेजेंट्स क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेयर जो होगा उनकी जो वो एग्रीकल्चर में बोएंगे, कल्टीवेट करेंगे, उसका एक % पार्ट जो था उनको ब्रिटिशर्स को एज टैक्स पे करना पड़ता था. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. इलिटरेट मतलब वो अनपढ़ था लेकिन उसके अंदर रेजोल्यूशन था, इस चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय थी कि मैं जो भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है उससे बाकी लोगों को और अपने आप को बरी कराऊंगा. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and someone had probably said, speak to Gandhi. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि injustice of the landlord system in Bihar. तो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था और जो लैंडलेस फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. तो किसी ने उनको कहा होगा कि गांधी जी से जाके बात करो, शायद वो कुछ हेल्प कर सके. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged.
तो अब क्या है कि अब ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, गांधी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो गांधी जी उसको राजकुमार शुक्ला को बार बार बोलते थे कि अभी मैं यहाँ बिज़ी हूँ, अभी मैं वहाँ बिज़ी हूँ। तो जब भी गांधी जी कहीं पे भी जाते थे तो वो उनको फॉलो करता रहता था, तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करा था प्लीज़ फिक्स अ डेट, आपको एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी और मेरे साथ चंपारण चलना पड़ेगा। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date, come and meet me and take me from there. तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी। तो गांधी जी किस चीज़ से हुए थे इम्प्रेस राजकुमार शुक्ला की, कि एक तो ये बंदा अपने काम पे नॉन स्टॉप लगा हुआ है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहीं पे आ जाता है, ही इज़ नॉट गिविंग अप, और स्टोरी भी उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड जो है वो उनको परेशान कर रहे थे। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस वे एट अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो अब कैलकाटा से राजकुमार शुक्ला जो है वो वेट ही कर रहा था कि गांधी जी कब आएंगे, और जैसे उनकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो वो गांधी जी को अपने साथ ट्रेन में पटना ले गया बिहार जाने के लिए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and of India. तो राजकुमार शुक्ला उनको एक बहुत फेमस लॉयर के पास लेके गए, जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि आप जानते होंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बाद में बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. अब राजेंद्र प्रसाद जो थे उस टाइम अपने घर पे नहीं थे, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उन्हें पता था कि शुक्ला जो है वो एक पुअर पेजेंट है, जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था उसके लिए हेल्प मांगने के लिए उनके मास्टर को परेशान करता रहता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये अपने साथ कोई साथी को लेके आए, गांधी को। उन्हें पता नहीं था कि महात्मा गांधी कौन है, तो उन्हें लगा कि ये भी कोई दूसरा पेजेंट को लेके आया है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। तो इसको लाइन को अंडरलाइन करो। आज जैसे आपको पता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती थी। अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत। तो जैसे लोअर कास्ट के लोग थे उनको वेल्स वगैरह से, कुएं से पानी निकालने नहीं दिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर उनकी शैडो पड़ जाएगी या फिर अगर उन्होंने अपर कास्ट के कुएं से पानी पिया तो पूरा कुआं पोल्यूटेड हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस सारे इनजस्टिस के अगेंस्ट भी अपने स्ट्रगल में फाइट किया। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तो अब उन्होंने सोचा गांधी जी ने कि अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ से उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला था, ही वॉज जस्ट अ पुअर फार्मर, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वेराज महात्मा गांधी वॉज अ वेरी एजुकेटेड मैन, महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो लॉयर। तो अगर उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना था तो उनको बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. तो उन्होंने J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया। The train arrived at midnight, 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब ये अंडरलाइन कर लो कि in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. यानी कि अब महात्मा गांधी जो थे वो होम रूल के बारे में बात करते थे। होम रूल जैसे कि आपने सोशल साइंसेस में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इंडियंस बोलते थे कि इंडियंस शुड गवर्न इंडियंस, यानी कि भारतीय लोगों के ऊपर भारतीय लोगों का ही राज होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को हमारे देश को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट्स के प्रोफेसर जो थे
उनके घर पे उन्हें रुका, जबकि गवर्नमेंट ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी कंसिडर की जाती। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. तो अब ये जो थी सारे शेयर क्रॉपर्स में ये बात फैल गई कि कोई आदमी आ रहा है जो उनकी मदद करेगा। तो उनको देखने के लिए बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स जो थे वो पैरों पे और कन्वेंस से चल के अपने चैम्पियन को, यानी कि जो उनके कॉज को चैम्पियन करने वाला है, उसको मिलने के लिए आ पहुँचे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन द कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो गांधी जी से मिले और उन्होंने बताया कि इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो कई बार वो कोर्ट में उनके बिहाफ पे केस लड़ते थे, शेयर क्रॉपर्स के लिए, शेयर क्रॉपर्स के फेवर में केस लड़ते थे। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और ये भी बताया कि वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। चाइडेड मतलब डांटा। तो गांधी जी ने डांटा कि ये बेचारे इतने पुअर फार्मर्स हैं, तुम इनसे इतनी इतनी फ़ीस क्यों ले रहे हो इनका काम के लिए। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the court does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useful. The real relief for them is to be free from fear. तो गांधी जी बोले कि मैं तो इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। कोर्ट में जाके फ़ायदा ही क्या, जब यहाँ के जो गरीब किसान हैं वो इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उनके लिए लॉ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बेफिजूल है। उनके लिए रियल रिलीफ कब होगी, इस लाइन को अंडरलाइन करो। रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। जब वो डर से विजय पालेंगे तब उनके लिए असली जीत होगी। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में, इसको अंडरलाइन करो। एरेबल लैंड मतलब जो लैंड जिसकी सिंचाई हुई होती है, जिसमें पानी जा रहा होता है, जिस पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो। तो आपको अगर मान लो कहीं पे खेती करनी है तो आपको लैंड में पानी भी चाहिए, तो उस लैंड को जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है उसको एरेबल लैंड बोलेंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में क्या था कि जितने भी एरेबल लैंड थी वो लार्ज एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। एस्टेट्स मतलब क्या होती हैं, जैसे बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं आजकल, ऐसे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एस्टेट्स होते थे। तो ओनर कौन होता था उनका, इंग्लिशमैन होते थे, ब्रिटिशर्स ही उनके ओनर्स होते थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेट्स। तो उन पे इंडियन टेनेट्स मतलब उनसे ज़मीन ले लेते थे और उनको बोलते थे कि हम आपके उस पर काम करेंगे और इतना % शेयर जो हमारा होगा वो आपको दे देंगे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते थे, जो लैंड ओनर्स थे इंग्लिशमैन, वो क्या करते थे, उनको बोलते थे कि ठीक है तुम हमारी ज़मीन ले लो, उस पर तुम एग्रीकल्चर कर लेना, लेकिन 15% जो लैंड है उस पर तुम्हें पूरा इंडिगो उगाना पड़ेगा। ठीक है, 15% लैंड पे तुम इंडिगो उगाओ, बाकी जो बचा हुआ 85% है उसमें तुम कुछ और उगा सकते हो, और जो 15% लैंड पे तुम इंडिगो उगाओगे वो तुम्हें पूरा का पूरा हमें देना पड़ेगा रेंट के तौर पे। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो अब क्या था कि एक्चुअली जो इंडिगो उगाने में बहुत मेहनत लगती थी, तो फार्मर्स उससे परेशान रहते थे। और इंडिगो अगर एक जगह पे उगा दिया जाता था तो उसमें ये भी प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ पे लंबे टाइम तक कोई और क्रॉप को, किसी और को अनाज वगैरह को हम नहीं उगा सकते थे उस ज़मीन पे, तो उसकी वजह से फार्मर्स परेशान रहते थे। अब क्या हुआ कि पहले तो नेचुरल इंडिगो उगाया जाता था, लेकिन फिर जर्मनी में सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया। तो अब ब्रिटिशर्स बेसिकली ये सब काम करते क्यों थे,
क्योंकि उन्हें इंडिया से चीप रॉ गुड्स लेने होते थे और उनके फिनिश्ड गुड्स बना के अपनी फैक्ट्रीज़ में ब्रिटेन में वो यूरोप के मार्केट्स में बेचते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, अब मार्केट में कंपटीशन है, अब जर्मनी ने जो है ब्रिटेन के कंपैरिजन में सस्ता यानी कि चीप सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। तो फिर अब उन्हें नेचुरल इंडिगो की खेती जो कर रहे थे इंडिया में उससे फ़ायदा होना बंद हो गया यूरोपियन मार्केट्स में। तो उन्होंने सोचा कि इस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली क्या था, अगर उनको नहीं हो रहा था फ़ायदा उसमें तो वो इंडिया में उसको उगवाना बंद कर देते और शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को ख़त्म कर देते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे फार्मर्स को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस 15% के रेंट के जो सिस्टम है उससे फ्री करा देंगे, लेकिन तुम इसके लिए हमें कॉम्पनसेशन पे करो। भाई कैसा कॉम्पनसेशन? फिर तो फार्मर जो है, फार्मर सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई ठीक है हम कॉम्पनसेशन दे के इससे पीछे छूट जाएगा उन्हें, लेकिन ये तो नहीं पता कि ये उन्हीं के नुकसान की बात है और ब्रिटिशर्स के फ़ायदे की बात है। The sharecropping arrangement was irksome to peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो अब क्या होता है कि पेजेंट्स जो थे वो इस सिस्टम से परेशान हो गए थे और उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। लेकिन जब उन्होंने साइन कर दिया तो उन्हें पता चला कि ओहो ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमें हमारा पैसा वापस दो। तो उन्होंने कुछ पेजेंट्स ने क्या किया कि लॉयर्स की हेल्प लेनी शुरू की। तो लॉयर्स से डील करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ठग्स को हायर कर दिया, यानी कि जो गुंडे बदमाश होते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण में आए थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi said that he was no outsider. तो अब गांधी जी ने कैसे काम किया, लॉयर थे, उन्होंने प्रॉपर प्रूफ इकट्ठे करने शुरू किए। तो वो पहले ऑफिस में गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन के ऑफिस में। तो उन्होंने जाके बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो ब्रिटिशर्स क्यों इन्फॉर्मेशन देते, उन्होंने कह दिया कि हम बाहर वालों को कोई रिकॉर्ड नहीं देंगे। तो गांधी जी ने कहा मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड वाइज मी फोर्थविथ टू लीव टिरहुट। अब गांधी जी किसी और ब्रिटिश ऑफिशियल के पास जाते हैं तो वो ऑफिशियल भी जो है वो गांधी जी को डराना धमकाना शुरू कर देता है और कहता है तुम टिरहुट से चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी नहीं जाते, वो नहीं डरते। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. अब वो चंपारण की जो कैपिटल थी मोतिहारी, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू करते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. तो उनके पास अब खबर आती है कि पास वाले गांव से एक फार्मर के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जाके विज़िट करता हूँ। तो एक एलिफेंट के ऊपर बैठ के वो अगले विलेज में चल देते हैं। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. वो ज़्यादा निकले भी नहीं होते कि उनके पास जो है वो पुलिसमैन आता है और कहता है आप वापस चले जाइए। गांधी कंप्लाइड। गांधी बात मान लेता है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो अब गांधी जी के पास ब्रिटिशर्स का नोटिस आ जाता है कि आप चंपारण से तुरंत ही चले जाइए। गांधी जी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर्स। तो गांधी जी उस पर क्या लिख के वापस देते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं आपके कानून का उल्लंघन करूँगा। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। तो उन्होंने जैसे लिख दिया कि मैं तो नहीं मानने वाला आपकी बात, तो फिर अगले दिन उन्हें बोला कि कोर्ट आ जाइए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय।
तो अब गांधी जी जो थे वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा और इंस्ट्रक्शंस भेज दिए अपने आश्रम में, और एक फुल रिपोर्ट उन्होंने वाइसरॉय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी बैक विद peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities. The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of liberation from the fear of the British. ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरे को अंडरलाइन करो। तो सुबह सुबह क्या होता है कि मोतिहारी के पेजेंट्स जो थे वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉयर थे, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या एकम्प्लिश किया था। उनको बस ये पता था कि कोई महात्मा आए हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं, और अब महात्मा को उनकी मदद करने से अथॉरिटीज़ जो है वो रोक रही हैं। तो वो हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो गए और कोर्ट के बाहर चले गए जहाँ पे। तो ये जो स्टेप था फार्मर्स का इकट्ठा होना, वो इट वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन। वो उनकी फ्रीडम की, एक तरह से डर से फ्रीडम की शुरुआत थी। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by the Indians. तो अब जो थे वो ब्रिटिशर्स डर गए कि ये हज़ारों की तादाद में पेजेंट्स हैं, इनसे हम कैसे डील करें। तो उनसे डील करने के लिए उन्होंने गांधी जी की मदद ली। गांधी जी ने उनकी मदद भी की क्राउड को संभालने में, और उन्होंने ये करके ये प्रूफ दे दिया कि उनकी पावर, जिसको अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था, जिसको अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करता था, जिस पर कोई कोई सवाल नहीं पूछता था, उसको इंडियंस भी चैलेंज कर सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब सरकार जो थी वो परेशान हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। Apparently the authorities wished to consult their superiors. तो उन्होंने सोचा अब सुपीरियर से बात करते हैं, भाई इतने सारे क्राउड को हम कैसे मैनेज करें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब वो कोर्ट में के बाहर गांधी खड़े हैं, वो कह रहे भाई मेरा केस तुमने मुझे बुलाया, सॉल्व करो। अब वो सॉल्व कैसे करें? अगर वो गांधी के खिलाफ कुछ एक्शन लेते तो जो पेजेंट्स थे वो रिवोल्ट कर लेते। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं तो मुजरिम हूँ कानून का, तो आप मुझे सज़ा सुनाइए। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो अभी कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, दुविधा में हूँ, मैं आपके लॉ को तो तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इंसानियत के नाम पर और अपने देश को सर्व करने के लिए, नेशनल सर्विस के लिए मैं आया हूँ, और इसके लिए मुझे आपके लॉ का उल्लंघन करना पड़ेगा। He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authorities, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience. तो वो कह रहा है मैं अपने ज़मीर की आवाज़ को आपके लॉ से ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। He asked the penalty due. तो कहते हैं ठीक है जितने भी चीज़ है मुझे आप पेनल्टी दे दीजिए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish the bail in for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो अब जो जज था कोर्ट का उसने बोला कि अच्छा ठीक है 2 घंटे बाद 2 घंटे तक कोर्ट का रिसेस चलेगा और उस टाइम में आप अपना बेल दे दो। बेल मतलब कुछ पैसा जमा करा दो आपको, जैसे ज़मानत पे बरी करने के लिए। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं कोई ज़मानत की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने गांधी जी को बिना बेल के ही छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed to Gandhi to remain at liberty. तो कुछ जज ने बोला ठीक है इसका फैसला बाद में लेंगे कुछ दिनों बाद, तब तक महात्मा गांधी फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार। अब गांधी जी ने जैसे टेलीग्राफ किया था तो बहुत सारे फेमस लॉयर्स राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी हेल्प करने के लिए आ गए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी। उन्होंने गांधी जी के साथ वार्तालाप किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन? गांधी जी पूछते हैं अगर इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया तो आप क्या करोगे? वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो एक लॉयर कहता है कि हम आपकी मदद करने आए, अगर आपको ही उन्होंने जेल में डाल दिया
तो हम क्या कर पाएंगे, हम वापस घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। गांधी ने बोला कि यह जो इन मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, तो उन्होंने सोचा हम आपस में बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैड recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for a stranger. And if they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served the peasants, should go home, it would be a shameful desertion. तो लॉयर्स ने आपस में क्या बात की कि गांधी जो है वो तो एक आउटसाइडर है और वो हमारे एरिया के पेजेंट्स के लिए, गरीब किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम यहाँ पे जो उनकी मदद करने का अपने सिर के ऊपर ताज बांध के बैठते हैं, अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो वो गांधी जी के पास जाके कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल में आ जाएंगे अगर ऐसे कुछ होगा। The battle of चंपारण is won, he exclaimed. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो तो जो चंपारण की बैटल है उसको हम जीत चुके हैं। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो वो पूरा प्लान बना रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अगर अरेस्ट करेंगे तो कैसे कैसे करके लोग अरेस्ट होने वाले हैं। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed for the first time in modern India. ये लाइन अंडरलाइन करो कि सिविल डिसोबीडियंस कब पहली बार उसकी जीत हुई। तो होता क्या है कि फिर उनके पास लेटर आता है जिसमें कोर्ट के जज ने बोला होता है कि हम आपके केस को ड्रॉप कर रहे हैं, आपको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाता है बिना किसी पनिशमेंट के। तो ये सिविल डिसोबीडियंस की जीत कैसे थी? सिविल डिसोबीडियंस की जीत इसलिए थी क्योंकि अगर पेजेंट्स उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आते, हज़ारों की तादाद में इकट्ठा नहीं होते और लॉयर्स नहीं बोलते कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम भी अरेस्ट होंगे, तो अथॉरिटीज़ जो थी फिर तो गांधी जी के पास कोई पावर ही नहीं बची थी, वो उनको आराम से जेल में डाल देते। जब अथॉरिटीज़ को इस चीज़ का डर लगा कि लोग जो है वो बागी हो जाएंगे, तब जाके उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट केस छोड़ा। और इसलिए भी जीत हुई क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो अपने फियर को ओवरकम कर पाए, जो उनके मन में ब्रिटिशर्स को लेके एक भय था उसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर दी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and vehement protests of the landlords. तो अब गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और शुरू करने के लिए उन्होंने लगभग 10,000 जो पेजेंट्स की गवाही थी वो सब लिखी गई, नोट्स और जितनी भी एविडेंस थी वो सब इकट्ठी की गई। इन जून गांधी जी वो समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बुलाया गया। बिफोर ही मेट लीडिंग associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो गांधी जी को पता था कि अगर उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरेस्ट करा दिया तो फिर मूवमेंट को कैसे चलाना है, वो उसका प्लान बना रहे थे। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result of appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of peasants. तो अब उनकी 4 मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सारे लैंडलॉर्ड्स थे और पेजेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ महात्मा गांधी एक अकेले थे उस पूरे एसोसिएशन में। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो गांधी जी सोच के तो ये गए थे कि मैं थोड़े टाइम तक ही रहूँगा, लेकिन पूरे 7 महीने वो वहाँ पे रहे और फिर छोटी छोटी बहुत विजिट्स के लिए जाते रहे। The visits undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days
ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। तो गांधी जी ने सोचा था कि ये तो कुछ दिनों का काम है, लेकिन एक्चुअली एक अनपढ़ पेजेंट, एक अनपढ़ फार्मर की रिक्वेस्ट से वो जाके उन लगभग 12 महीने उनकी ज़िंदगी के 1 साल के लगभग उसी एक्टिविटी में, उसी काम में चला गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमीशन बिठाई थी। तो कमीशन के पास जब इतने सारे प्रूफ आए कि लैंडलॉर्ड ने कैसे कैसे ज्यादती की है, तो उन्हें ये चीज़ तो एग्री करनी पड़ी, माननी पड़ी कि पेजेंट्स को हमें कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है, यानी कि उनको कुछ पैसा हमें वापस करना चाहिए, लेकिन कितना पैसा अब उनको वापस करें। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not get away, the representative of planters offered to refund 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब वो सोच तो रहे थे कि गांधी कहेगा कि पूरा का पूरा पैसा वापस करो पेजेंट्स का, लेकिन गांधी जी ने कितना मांगा? सिर्फ 50% मांगा। अब जब उन्होंने 50% मांगा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ 25% देंगे। तो उनके सरप्राइज़ में गांधी जी ने बोला चलो ठीक है 25% दे दो, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। तो ये एग्रीमेंट कमीशन ने मान लिया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। तो गांधी जी ने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितना पैसा पेजेंट्स को वापस किया गया, बात ये ज़रूरी है कि पेजेंट्स को पैसा वापस किया गया और लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर जो पावर होल्ड करते थे उनकी पावर कम हो गई। पेजेंट्स को अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखा उन्होंने। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब पेजेंट को एक बात समझ में आ गई, वो ये कि उसके अपने कुछ अधिकार थे, उनको बचाने के लिए उसके पास डिफेंडर्स थे जो उसको बचा सकते थे। ही लर्न करेज, तो उन्हें करेज मिली, आत्मबल मिला। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. इसको अंडरलाइन करो। कुछ साल बाद जो था वो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो भी प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी सारी एस्टेट छोड़ दी और वो पेजेंट्स के पास वापस चली गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम चलता था वो पूरा ख़त्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। इसको भी अंडरलाइन करो। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो गांधी जी जो थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में बात करते, वो छोटी छोटी कल्चरल और सोशल जो बैकवर्डनेस थी इंडिया में, जो इंडिया में पिछड़ापन था, उसको भी दूर करने के लिए काम करते थे। तो उन्होंने देखा चंपारण के गांव में बहुत ज़्यादा दुर्दशा है, उसको सॉल्व किया जाए। ही अपील्ड टू टू टीचर्स, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. तो बहुत सारे गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो उनको हेल्प करने के लिए चंपारण में आ गए और गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी वो भी वहाँ पे आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे स्कूल्स सेटअप कर दिए, प्राइमरी स्कूल सेटअप किए एजुकेशन के लिए 6 गांव में। कस्तूरबा गांधी ने उनको आश्रम के रूल्स बताए कि अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रखना है, कम्युनिटी में साफ सफाई कैसे रखनी है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months.
3 medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anyone with skin eruptions received ointment plus castor oil. तो डॉक्टर को बुलाया गया और उनको अलग अलग दवाइयाँ दी गई. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturba to talk to them. One woman took Kasturba into her hut and she said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो गांधी जी ने नोटिस किया कि जो विमेन थी गांव की, जो औरतें थी, वो बहुत ही गंदे गंदे कपड़ों में रहती थी. तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि आप इनसे बात करो कि ये थोड़ा सुंदर साफ़ सुथरी रही. तो जैसे ही उन्होंने वो गई उन लेडीज़ के पास, तो एक लेडी उनको अपनी हट में लेके गई और कहती है, देखो मेरे पास कपड़ों का कोई बक्सा नहीं है, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ मेरे पास बस एक ही साड़ी है. तो आप ये देख सकते हो कि कितने गरीब थे कि उसके पास एक ही साड़ी थी, तो उसको बेचारी कब धोएगी, कब चेंज करेगी. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी kept a long distance watch on ashrams. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे. आप जानते होंगे कि उन्होंने अलग अलग आश्रम उन्होंने सेटअप किए, आश्रम में काम किया. तो आश्रम के लोगों को वो रेगुलर लेटर्स लिखते रहते थे चंपारण में रहते हुए भी. तो एक बार उन्होंने लेटर में क्या लिखा कि अब टाइम हो गया है कि जो पुरानी लैट्रीन्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और नए गड्ढे खोद दिया जाए, नहीं तो पुराने वालों में बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए. तो गांधी जी अब लुई फिशर को बोलते हैं कि जो मैंने किया वो मेरी